योग और आयुर्वेद दोनों ही चीज़ें संपूर्ण मानवता को, पूरे सृष्टि के मानवीय इतिहास में भारत की एक बहुत बड़ी देन है। और दोनों ही महान वैज्ञानिक चिंतन है, दोनों ही महान वैज्ञानिक चिंतन है। जितनी रिसर्च होती चली जाएगी एडवांस, उतना ही पता चलता चला जाएगा कि गहराई में जाने पर ये सुपर साइंस हैं, योग भी और आयुर्वेद भी। भारत को इसमें लीड लेनी चाहिए, पूरे विश्व में अग्रगण्य होना ही चाहिए। योग की छोटी छोटी चीज़ों पर, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो और चाहे ध्यान की विविध क्रियाएं हो, चाहे षटकर्म शोधन क्रिया हो और चाहे विविध प्रकार के आसन हो, लगभग 40-45 वर्षों के इस हमारे अभ्यास में और लाइफ साइंस की थोड़ी सी समझदारी होने के कारण मैं देखता हूं कि तो जितना बड़ा योग मेडिकल साइंस है, उतना ही बड़ा योग इंजीनियरिंग है, उतना ही बड़ा योग एजुकेशन है, उतना ही बड़ा साइकोलॉजी है, उतना ही बड़ी ये बायोकेमिस्ट्री है, उतनी ही बड़ी ये बायोटेक्नोलॉजी है। और इससे फिजिकल वर्ल्ड में भी परिवर्तन होता है और सूक्ष्म तरंगों में बेहद परिवर्तन होता है, बहुत आनंद आता है। आवश्यकता इसकी है कि 2-4 आसन केवल करने से योग लोग समझने लगे हैं। योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा को ठीक से समझें और तब समाधि में पहुँचें। भारत के ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो समाधिस्थ अवस्था में प्राप्त हुआ है। और इसलिए ये जो साइंस ऑफ कंसंट्रेशन है, जो साइंस ऑफ ब्रेन मैपिंग है, साइंस ऑफ जीनोमिक अवेयरनेस है, साइंस ऑफ ये जो IQ बढ़ाने का है, सब कुछ एक बहुत बड़ा विचार ये है, वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भीतर, मन के भीतर परिवर्तन हुआ है, तब काम बना है। आज विज्ञान में जो इकोलॉजी में या पर्यावरण में जो पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन के मार्गदर्शन में काम करी है, 4 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ही जब अकेले 4 चीज़ों पर ध्यान देता है, एयर, वाटर, सॉइल, बायोटा में, तो पूरी दुनिया तो उसी के अनुसार चलेगी। यूनाइटेड नेशन को अब अष्टधा प्रकृति पर चिंतन करना चाहिए। और अष्टधा प्रकृति के लिए संक्षेप में पहली बार ठीक से स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। और इस पर जब ठीक से चिंतन कर लें तो समझ में आता है कि इसके बाद एक परा प्रकृति है। अपरे मितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो एदम धारिते जगत। ये इसमें छिपा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, जो अरबों खरबों वर्षों की लगातार प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करता है। निरंतर क्रियाएं चलती रहती हैं। इसमें कोई 2, 4, 10, 20, 50 इंडिसेस नहीं है, इसमें लाखों इंडिसेस हैं। फैक्टर्स में जब इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है तो उसमें ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वर्षा है, और ये सब है। ये तो सब है। इसको थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मन पर क्या असर पड़ता है, वातावरण पर, मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ह्यूमन बायोलॉजी को बहुत आगे ले जाना चाहिए। उसको ठीक से ध्यान है कि वो लगभग 78-79 में रहा होगा, बहुत ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। सर J.D. वाटसन इंडिया आए और उनसे किसी ने पूछा ह्यूमन जीनोमिक्स के बारे में और ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। उन्होंने कहा दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत डिफिकल्ट है ये। लेकिन जब आप देखें तो पता चलता है उपनिषदों में ऋषि कहता है इस तिथि को जब
ये प्लैनेट्स इन पोजीशंस में रहें, और तब आप पहले इस तरह की प्रार्थना कर लीजिए, अपने माइंड को ठीक से स्थापित कर लीजिए, एक कंसंट्रेशन में आ जाइए, एक याज्ञिक की स्थिति में आइए, और उसके बाद पत्नी के पास जाइए, फिर इस तरह का होगा, फिर इस तरह का होगा। पूरी एम्ब्रियोलॉजी का वर्णन किया हुआ है रिसर्च में, तो इसको लेना चाहिए। मुझे ध्यान आता है, नानाजी ने एक बार बताया, नानाजी देशमुख ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संस्थापक, जो भारत रत्न है, जिनके नाम से नया विश्वविद्यालय है, तो कहते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गए एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर के, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि ये गर्भावस्था में अभिमन्यु की कहानी सुनने का, अभिमन्यु के सुनने का जो प्रयोग है वो हम जानना चाहते हैं। तो पूरी कहानी बताया था नारद जी ने उनको, वो संस्कृत नहीं जानते थे। क्या आज तो हमारे यहाँ के लोग पढ़ा सकते हैं इनको? बालक गंभीर पेट में कब सुनता है और पेट में पलता है तो उसके ऊपर क्या माँ का प्रभाव पड़ता है, पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव, उसके घर के व्यक्तित्व का प्रभाव, उसके पर्यावरण का प्रभाव, उसके माँ के दिनचर्या का प्रभाव, इस पर अध्ययन क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए नहीं होता कि हमें MBBS की पढ़ाई में 1-8 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है और फिर वो कमाने लगता है, कमाने की तरफ उसकी दृष्टि जाती है। ज़्यादातर डॉक्टर्स, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ देवता की तरह हैं, भगवान की तरह हैं, बड़ा मेहनत किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं, उनको कमाई लेंगे नहीं तो उसका पैसा कहाँ से देंगे? पिताजी को देंगे क्या? सरकारी फ्री में पढ़ाई हो गई है। ऐसा कुछ हो भी सकता है, कुछ फ्री में भी हो सकता है, करना चाहिए। जिनको ठीक से एडवांस रिसर्च करनी है उनको आप कितनी स्कॉलरशिप देंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनको सुविधा रहे, सामान्य रूप से अच्छी सुविधा हो, और जो रिसर्च करना चाहते हैं उनको बढ़ाएं, और जो समाज सेवा करना चाहते हैं उनको अधिक बढ़ाएं। तो यह एक सिस्टम में थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली बदलाव, इसको लगातार देखते चले जाना चाहिए। जैसे एक बड़ी देसी कहावत है, बहुत सुंदर कहावत है देसी, कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों? उसका एक ही उत्तर है, पलटा नहीं गया। उसको निरंतर पलटते रहने की, निरंतर बदलते रहने की जरूरत है, तो वो घोड़ा चलने में बढ़िया हो जाएगा और पान सड़ने से बच जाएगा और रोटी जलने से बच जाएगी। ऐसे ही रिसर्च, निरंतर युगानुकूल अनुसंधान एक निरंतर प्रोसेस है, और इससे किसी को रिटायर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग, भारत में गजब का बहुत पोटेंशियल है, अद्भुत पोटेंशियल है पूरे विश्व भर के लिए। लाखों लोग 60 वर्ष से ऊपर के हैं, कई लाख लोग होंगे, इसका देख लें, आंकड़े मिल जाएंगे, और इनसे बस जो जहां कर रहा है उसको करने दें। हाँ, ईमानदारी, भ्रष्टाचार यदि है तो किसी भी तरह से उन्नति नहीं होगी। उसके लिए श्रद्धा, विश्वास, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। नमस्कार।